किम ह्यून वू ट्यूटोरियल टावर में फंसा हुआ है और अब जब बाकी सभी नए लोग फाइनल बॉस से डरकर भाग रहे हैं, वह ऊब चुका है। वह इस ब्रॉग को सैकड़ों बार हरा चुका है और अब खेलना चाहता है। वह कुछ ही सेकंड में बॉस को जमीन पर गिरा देता है और एक ही पैर से उसे हरा देता है। उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि यहाँ सबसे मर्दाना बॉस कौन है। फिर भी यह जीत ह्यून वू को कोई संतोष नहीं देती, क्योंकि इसके बाद वह फिर से टावर के पहले लेवल पर लौट आता है। यह सब एक दिन शुरू हुआ जब पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स प्रकट हुए और उनके साथ ही एक विशाल ट्यूटोरियल टावर दिखाई दिया, जहाँ इंसान सुपर पावर्स हासिल कर सकते थे और हंटर्स बन सकते थे, लेकिन केवल तभी जब वे जीवित रहकर पूरे 100 फ्लोर्स क्लियर कर सकें। औसतन 10% से भी कम प्लेयर्स ही इसे पूरा कर पाते हैं। ह्यून वू उन पहले प्लेयर्स में से एक है जो टावर में प्रवेश करते हैं। सभी मिलकर बहादुरी से लड़ते हैं और जब अंतिम लड़ाई समाप्त होती है तो हमारे हीरो की पार्टी को लंबे समय से प्रतीक्षित नोटिफिकेशन मिलता है कि ट्यूटोरियल टावर क्लियर हो चुका है। सभी बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि वे आखिरकार घर लौट सकेंगे। टावर के अंदर लंबे समय तक रहने के बाद किम ह्यून वू साफ आसमान देखना चाहता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और वह टेलीपोर्ट होकर वापस पहले फ्लोर पर पहुंच जाता है। वह चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। जब बाकी सभी आजाद हैं तो वही यहाँ क्यों फंसा है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे टावर ने कर्स कर दिया है और वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कुछ समय तक इनकार और गुस्से के बाद ह्यून वू बार बार टावर क्लियर करना शुरू करता है और ऐसे रास्तों की तलाश करता है जो उसे आजाद कर सके। वह टावर को सोलो शुरू से अंत तक क्लियर करता है, फिर लगातार 10 बार क्लियर करता है और अपने शरीर को उसकी सीमा तक मजबूत कर लेता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ काम नहीं करता और वह अब भी फंसा रहता है। ह्यून वू बार बार टावर क्लियर करता रहता है, इस उम्मीद में कि कर्स तोड़ने का कोई तरीका मिल जाएगा। समय बीतता जाता है और वह इस जगह पर सालों बिता देता है। हजारों बार टावर क्लियर करता है। जहां नए प्लेयर्स को टावर पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, वहीं वह इसे एक दिन या कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता है। आखिरकार वह इतना बोर हो जाता है कि कभी नए लोगों को गाइड करने वाले एनपीसी की तरह बर्ताव करता है, कभी कोच बन जाता है या फिर फाइनल बॉस के साथ अजीब खेल खेलने लगता है। लेकिन यह सब भी उसे उबाऊ लगने लगता है। इसलिए ह्यून वू सोलो ही टावर क्लियर करता रहता है और अपनी सभी स्किल्स को उनकी अंतिम सीमा तक मास्टर कर लेता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह पहले फ्लोर पर सिर्फ एक किक मारकर सीधे 10 फ्लोर्स तक उड़ा देता है। टावर में पूरे 12 साल बिताने के बाद आखिरकार उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने लूप तोड़ दिया है और अब वह टावर से बाहर निकल सकता है। पागलों की तरह हंसते हुए वह आखिरी बार टावर क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता है और मिसाइल की तरह ऊपर की ओर उड़ता हुआ अपने रास्ते के फ्लोर्स को तोड़ता चला जाता है। अब वह टावर का असली बॉस बन चुका है और मॉन्स्टर्स तक उससे डरते हैं। अंतिम फ्लोर पर ह्यून वू बॉस और टावर की पूरी रूफटॉप को नष्ट कर देता है और फिर उस पोर्टल में कदम रखता है जो आखिरकार उसे बाहर भेज देता है। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाता और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है क्योंकि वह आखिरकार आजाद हो चुका है। इसी बीच टावर पर नजर रखने वाली अथॉरिटीज हैरान रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि 2006 में टावर में बुलाए गए पहले ग्रुप का एक प्लेयर 12 साल बाद आखिरकार बाहर निकल आया है। कुछ हफ्तों बाद हमारे लड़के को उन नए हंटर्स के इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिन्होंने अभी अभी टावर क्लियर किया है। इस ट्रायल को स्पॉन्सर करने वाले गिल्ड लीडर्स में उसके पुराने टीममेट्स भी शामिल होते हैं जिन्होंने पहली बार उसके साथ टावर क्लियर किया था। सभी यह देखने के लिए उत्साहित होते हैं कि 12 साल टावर के अंदर रहने के बाद ह्यून वू कैसा मॉन्स्टर बन चुका है। ग्रेड इवैल्यूएशन टेस्ट के वेटिंग रूम में सभी अपने बेसिक इक्विपमेंट के साथ तैयार होते हैं, जबकि हमारा लड़का आराम से स्नैक्स खा रहा होता है। पेट भरने के बाद वह सोचता है कि यह इक्विपमेंट क्या है और तभी उसे एहसास होता है कि उसे इनमें से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह पहले सो गया था जब बाकी लोगों को सुबह इक्विपमेंट मिला था। उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि बनने वाले हंटर्स वेटिंग रूम से बाहर निकलकर उस जगह जाएं जहां टेस्ट होने वाला है। अब सोल ट्यूटोरियल सेंटर ग्रेड इवैल्यूएशन मेज में ए ग्रेड हंटर डेविड सभी जूनियर हंटर्स का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि इवैल्यूएशन टेस्ट शुरू हो चुका है और वही उनका सुपरवाइजर होगा। सुपरवाइजर सभी को याद दिलाता है कि इस समय पूरी दुनिया उन्हें देख रही है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ट्यूटोरियल टावर की तुलना में यह एग्जाम आसान है। जब डेविड यह कहता है कि वह ट्यूटोरियल टावर में जान जोखिम में डालने वाले सभी हंटर्स की पोटेंशियल देखने के लिए उत्साहित है, तब ह्यून वू जम्हाई ले रहा होता है और एक शब्द भी नहीं सुन रहा होता। तभी सुपरवाइजर घोषणा करता है कि पहला एग्जाम शुरू होने वाला है और उसी पल अपने फोन पर कुछ टैप करता है जिससे तुरंत जमीन कांपने लगती है।
इसके बाद डेविड समझाता है कि हंटर बनने के दौरान कई तरह की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनमें से एक है मेस, और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वैसे ही ऊपर से खतरनाक और विशाल मेटल रॉड्स गिरते हैं जो जमीन में धंसकर एक असली मेस बना देते हैं। डेविड सभी हंटर्स को बताता है कि इस मेस में कई ट्रैप्स हैं और भले ही यह मूव नोटिफिकेशन में दिखे फिर भी उन्हें अपनी एबिलिटीज का पूरा उपयोग करना चाहिए। तभी 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है जो संकेत देता है कि टाइमर 0 होते ही एग्जाम शुरू हो जाएगा और हंटर्स को अपनी एबिलिटीज का उपयोग करके मेज के एग्जिट तक पहुंचना होगा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है सभी हंटर्स एंट्रेंस की ओर दौड़ पड़ते हैं और यह देखकर सुपरवाइजर मुस्कुरा देता है क्योंकि इस बार सभी हंटर्स काफी डिसिप्लिन लगते हैं और उनकी हालत देखकर उसे अपना पहला ग्रेड एग्जाम याद आ जाता है और वह सबसे महत्वपूर्ण बात पर विचार करता है कि हंटर्स को अपनी मूल रिजॉल्व बनाए रखनी चाहिए। उस समय हीरो अभी भी शुरुआती बिंदु पर खड़ा रहता है जबकि बाकी सभी आगे की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह सुपरवाइजर को आवाज देता है जिसे वह बेपरवाही से अंकल कहता है और पुष्टि करता है कि क्या उसे सच में किसी भी तरह से एग्जिट तक पहुंचना है। यह सुनकर डेविड भौहें चढ़ाता है, हमारे लड़के की दयनीय हालत को परखता है और सोचता है कि उसे दिया गया इक्विपमेंट कहाँ है। जब वह युनवू को जम्हाई लेते देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि क्या न्यूकमर्स ऐसे व्यवहार करते हैं। इस बिंदु पर डेविड को शक होने लगता है कि क्या यह लड़का एग्जाम को गंभीरता से ले भी रहा है। जिज्ञासा में सुपरवाइजर प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या उसे ये हंटर एग्जाम्स तुच्छ लगते हैं। मुस्कुराते हुए और अंकल शब्द पर जोर देते हुए युनवू सुझाव देता है कि सुपरवाइजर को ऐसा उस शोर मचाने वाले आदमी के सामने करना चाहिए जो सारी विल पावर लगाकर दौड़ रहा है। ये शब्द डेविड को गुस्से से भर देते हैं लेकिन हीरो मुस्कुराता है और उससे एक शर्त लगाता है कि वह पूरे काम को 20 सेकंड्स के भीतर पूरा कर देगा और अगर वह ऐसा करता है तो उसे 1,000,001 मिलेगा। डेविड इन शब्दों से हैरान हो जाता है लेकिन उसका ईगो उसे मानने पर मजबूर करता है और वह स्वीकार करता है कि एक सुपरवाइजर के रूप में उसकी एक दिन की तनख्वाह और ओवरटाइम अलाउंस मिलाकर 1,000,001 है। एंट्रेंस की ओर दौड़ते हुए हीरो डेविड को चेतावनी देता है कि बाद में अपना मन न बदले। अब एंट्रेंस वॉल के सामने युनवू अपना हाथ रखता है और यह सोचकर चौंकता है कि सुपरवाइजर को इतनी बड़ी पे मिलती है। ऐसा सोचते हुए वह अपनी बाह में सारी एनर्जी इकट्ठा करता है। डेविड समेत सभी लोग और साउथ कोरिया के टॉप गिल्ड लीडर्स जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन से एग्जाम देख रहे हैं सोचते हैं कि हमारा लड़का दीवार के पास क्या कर रहा है। इससे पहले कि वे समझ पाते प्रोटैगनिस्ट दीवार पर मुक्का मार देता है। तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पूरे मेस में सचमुच एक छेद बन जाता है और स्मोक पूरे स्थान को ढक लेता है। कुछ ही सेकंड्स में स्मोक छंटती है और हमारा लड़का दूसरी ओर एग्जिट पर खड़ा होता है। यह जबरदस्ती बनाया गया एग्जिट था लेकिन उसने सच में सुपरवाइजर से पुष्टि कर ली थी कि किसी भी तरह एग्जिट तक पहुंचना है। यह देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। वे उसकी ग्रेड मेजरमेंट देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। साउथ कोरिया के टॉप गिल्ड लीडर्स हैरान भी हैं और हमारे लड़के की जिद से थोड़े नाराज भी। इसके विपरीत युनवू क्लाउड 9 पर होता है क्योंकि उसने 1,000,000 जीत लिया होता है लेकिन पीछे देखकर उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है जब वह अपने द्वारा की गई तबाही देखता है और सोचता है कि क्या अथॉरिटी उससे कॉम्पेंसेशन मांगेगी। लाइव हंटर ऑफिस में हंटर रैंक असेसमेंट कंपटीशन से 24 घंटे पहले जून टेस्ट में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट की पुष्टि कर चुकी होती है। उसका कोलीग जोर से सोचता है कि क्या इस बार टेस्ट से कुछ उम्मीद की जा सकती है। सुन तुरंत समझ जाती है कि उसका मतलब एडवांस्ड हंटर की गॉसिप से है। हालांकि उसके बारे में जानकारी निकालना काफी मुश्किल है। हमारे लड़के के अलावा एक आदमी जो बैकअप हंटर है और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में प्रशिक्षित है वह भी आ रहा है। चूंकि यह तय नहीं था कि एडवांस्ड हंटर आएगा या नहीं इसलिए उन्होंने इस ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट कांग ह्यून को बैकअप के रूप में रखा है। कांग ह्यून एक ऐसा आदमी है जिसके पास कई एबिलिटीज और स्किल्स हैं, इसलिए किस्मत हमेशा उसके साथ रहती है। अपने वेपन के साथ वह आसानी से डेडली क्रीचर्स को गिरा देता है। शुरू से ही कांग ह्यून को बहुत ध्यान और सम्मान मिला है क्योंकि वह हमेशा सफल रहा है, लेकिन वह यही सोचता रहा जब तक कि उसका सामना युनवू से नहीं हुआ। यह वही आदमी था जिससे हीरो की मुलाकात तब हुई थी जब वह ट्यूटोरियल टावर को आखिरी बार साफ कर रहा था ताकि इस होल से निकल सके। हालांकि कांग सुरक्षित वापस आ गया था लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह कितना दयनीय था क्योंकि हमारा लड़का इतना बेकाबू था कि बाहर निकलने की बेताबी में उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को धक्का दे दिया था जिनमें कांग हॉन भी शामिल था। वर्तमान में लौटते हुए पहला एग्जाम कांग के लिए सफल रहता है। अब सभी से कहा जाता है कि वे वेटिंग रूम में वापस जाएं और अगली अनाउंसमेंट तक वहीं रहें। साथ ही ऑब्जर्वेशन रूम में सभी दर्शक उत्सुक होते हैं
क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि हमारे लड़के ने जगह को असल में कैसे नष्ट किया। अथॉरिटीज काफी नाराज होती हैं क्योंकि वे भी साफ तस्वीर देखना चाहती हैं, लेकिन जब भी वे साफ तस्वीर लेते हैं तो वह हमेशा ली कांग्स की होती है। वेटिंग एरिया में सभी हंटर्स मौजूदा स्थिति पर बात कर रहे होते हैं। अफवाह पहले ही फैल चुकी होती है कि यह सब एडवांस प्लेयर ने किया है। कांग ह्यून भी यहाँ बैठा होता है और जानता है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसके पास ह्यून वू का परफॉर्मेंस देखने का मौका अभी भी है। हालांकि वह खुद से कसम खाता है कि वह हमारे लड़के से नहीं हारेगा जो इतना नींद में लगता है कि जैसे उसने कोई ड्रग्स ले रखी हो। वेटिंग एरिया में एक अनाउंसमेंट गूंजती है जिसमें बताया जाता है कि आज की रैंकिंग कॉन्टेस्ट के इवेंट्स का ऑर्डर बदल दिया गया है। कंपटीशन 15 मिनट्स में फिर से शुरू होगी और सभी पार्टिसिपेंट्स को अगले राउंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है। अब असेसमेंट इवेंट में मॉन्स्टर वेव शामिल होती है, जिसमें मॉन्स्टर्स से निकले स्पिरिट स्टोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मिलाकर वर्चुअल ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं। लक्ष्य तय समय में जूनियर हंटर्स द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या का मूल्यांकन करना होता है। यह सच है कि कांग एक बहुत कुशल हंटर है क्योंकि वह मॉन्स्टर्स को गिराने पर पूरा ध्यान लगाता है। अपने वेपन में बोल्टिंग लाइट भरकर वह क्रीचर्स पर वार करता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। यह देखकर सभी ऑब्जर्वर्स चौंक जाते हैं क्योंकि यह आदमी अभी अभी टावर से निकला है, लेकिन उसके पास पहले से मैजिकल एबिलिटीज हैं। सभी को एहसास होता है कि उनके बीच एक जीनियस मौजूद है और यह सब अवास्तविक लगता है। एक पल भी रुके बिना यह मार्शल आर्टिस्ट लगातार इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीम्स की श्रृंखला का उपयोग करता है और रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। समय समाप्त होने पर घोषणा होती है कि कांग ने 78 मॉन्स्टर्स मारे हैं। यह अब तक किसी भी एग्जामिनी द्वारा हासिल किया गया सबसे ऊंचा स्कोर है। यह सुनकर कांग गर्व से मुस्कुराता है, जबकि बाकी सभी उसके कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स से प्रभावित होते हैं और मानते हैं कि वह टॉप कैंडिडेट की अपनी रेप्यूटेशन के लायक है। लोग मानते हैं कि अगर एडवांस प्लेयर ने वह हरकत न की होती तो वह पहले ही पहला स्थान हासिल कर लेता। अब मॉन्स्टर वेव का सामना करने की बारी हमारे लड़के की होती है। जम्हाई लेते हुए ह्यून वू कहता है कि वह इन सब से कितना थक चुका है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। टॉप गिल्ड लीडर सियोवन हान बाकी 2 गिल्ड लीडर्स को भी यह देखने के लिए बुलाता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि ह्यून वू की फाइटिंग स्टाइल कैसे बदली है। एग्जाम वेन्यू में प्रवेश करते ही ह्यून वू को 120 सेकंड्स का समय दिया जाता है और एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम शुरू होने से पहले 10 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन खत्म होते ही एक विशाल बीस्ट अपने हैमर जैसे वेपन को हमारे लड़के पर हमला करने के लिए उठाता है। बिना हिले ह्यून वू अपनी जगह पर ही रहता है और उसी क्षण अपनी मजबूत मुट्ठी से मॉन्स्टर को गिरा देता है। यह दृश्य देखकर सभी के जबड़े खुले रह जाते हैं। अथॉरिटीज पुष्टि करती हैं कि क्या कैमरामैन ने इसे कैमरा में कैद किया क्योंकि यह प्योर सिनेमा है। यह देखकर बाकी डेडली क्रीचर्स गुस्से में आ जाते हैं और दहाड़ते हुए हमारे लड़के की ओर झपटते हैं, लेकिन वे हीरो के शरीर के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि वह उसी पहले वाले टेक्निक से सबको गिरा देता है। अब 56 सेकंड्स बचे होते हैं, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए एडवांस प्लेयर गायब हो चुका होता है, जबकि मॉन्स्टर्स के सिर अपने आप फटते जा रहे होते हैं। सभी ऑब्जर्वर्स सोचते हैं कि क्या यह कोई मैजिक स्पेल है। हालांकि स्योकुआन मानता है कि यह मैजिक स्पेल नहीं है क्योंकि ध्यान से देखने पर मॉन्स्टर्स के चारों ओर लाइट की स्पीड से घूमती एक व्यक्ति की सिलुएट दिखाई देती है। ह्यून वू मॉन्स्टर के पास दौड़कर जाता है, उसे मुक्का मारता है और हरा देता है। फिर वह नया टारगेट ढूंढता है और वही काम दोहराता है। हमारा लड़का कोई हाई लेवल स्किल इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, लेकिन इतनी तेजी से हिल रहा होता है कि लगता है जैसे मॉन्स्टर्स अपने आप फट रहे हों। सियो यान ली स्तब्ध रह जाती है और जोर से सोचती है कि क्या बिना एनहांसमेंट के ऐसे मूवमेंट्स संभव भी हैं। जब शु ह्यून किम इस बात से उलझा हुआ होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने टावर के अंदर क्या किया था, तब भी जब भी उसने कोई रूमर सुना उसने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उसे सामने से देखकर सभी को एहसास हो जाता है कि ह्यून वू सच में एक रियल बीस्ट बन चुका है। 120 सेकंड्स के बाद अनाउंसर हकलाता है, लेकिन जैसे ही वह घोषणा करता है कि ह्यून वू ने 248 मॉन्स्टर्स मारे हैं, यह खबर तुरंत वायरल हो जाती है और सचमुच हर जगह ट्रेंडिंग करने लगती है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह वीडियो असली भी है या नहीं, जबकि कुछ लोग इससे हैरान रह जाते हैं और कुछ अपनी जलसी छुपा नहीं पाते। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पूरी तरह केओस में बदल जाता है। सारे ट्वीट्स और पोस्ट्स देखकर कांग गुस्से में अपना फोन आधा तोड़ देता है। गुस्से से वह दीवार पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसमें तुरंत दरारें फैल जाती हैं। कांग कहता है कि उसने बहुत मेहनत की थी और यहाँ तक कि तब भी हंट करता रहा जब बाकी लोग लेजी बने हुए। इसके अलावा उसने लोगों के किल्स भी चुराए, यह जानते हुए कि वे उससे नफरत करेंगे। उसने सच में हर सस्ता तरीका अपनाया और बहुत संघर्ष किया, इसलिए वह यह बात पचा नहीं पाता कि ह्यून वू पूरी दुनिया
दुनिया में वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हुए एलिस, जो कोरियन हंटर एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन डिवीजन की चीफ है, प्रोटैगनिस्ट से आमने सामने मिलती है। वह उसे उन गिल्ड्स की लिस्ट देती है जो उससे मिलना चाहते हैं। इसके साथ ही एलिस हमारे लड़के को 12 साल बाद टावर से बाहर निकलने पर बधाई देती है। इसके अलावा वह हीरो को समझाती है कि टावर के पहली बार प्रकट होने के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। विस्तार से वह बताती है कि लैबिरिंथ्स और डंजन्स से आने वाले मॉन्स्टर्स बहुत डरावने होते हैं, लेकिन बड़े रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड भी आते हैं। और क्योंकि हंटर गिल्ड टैलेंटेड हंटर्स को रिक्रूट करने में रुचि रखती हैं, इसलिए उन्हें बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं। इसी बीच युनवू एक भी शब्द ध्यान से नहीं सुन रहा होता और अपने मन में अगले मील के बारे में सोच रहा होता है। इससे अनजान एलिस मान लेती है कि हमारा लड़का कंफ्यूज्ड है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि क्या यह सब समझाना उसके जॉब का हिस्सा है। हल्की मुस्कान के साथ एलिस मानती है कि वह यहाँ पर्सनल रीजन से आई है। वह उस एडवांस्ड प्लेयर से मिलना चाहती थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। साथ ही वह एरीज गिल्ड के मेंबर राइट्स और ड्यूटीज के रिवाइज्ड एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी साझा करना चाहती थी। वह हमारे लड़के को साइनिंग बोनस वाले क्लॉज पढ़ने का सुझाव देती है। उलझन में ह्यूनवू पहला क्लॉज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि दोनों पार्टीज के मेंबरशिप अग्रीमेंट साइन करते ही मेंबर को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे से पसीना टपकने लगता है जब वह एलिस की ओर देखता है। तभी वह उससे पूछती है कि 10 बिलियन एक वर्थ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर उसे कैसा लगेगा। युनवू अनिश्चित नजर से एलिस को देखता है और पूछता है कि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा कब गिर गई और क्या देश जिम्बाब्वे जैसी हाइपर इन्फ्लेशन से गुजरा है। तब एलिस समझाती है कि मॉन्स्टर्स की वजह से हालात काफी बिगड़े थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। हालांकि लैंड की प्राइसेस बढ़ गई है। वह उसे बताती है कि जहां वह रहता था उस जगह की प्राइस भी बदल चुकी है ना। फिर वह उसे डिटेल्स देती है। युनवू की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसके घर की वैल्यू 3 मिलियन एक से बढ़कर 1.3 बिलियन एक हो चुकी होती है। उसके चेहरे पर आई घबराहट देखकर एलिस समझ जाती है कि यह लड़का अपने फाइनेंसेस की चिंता कर रहा है। इसलिए वह उसे भरोसा दिलाती है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 बिलियन एक सिर्फ साइनिंग बोनस है। इंफॉर्मेशन ऑफिसर बताती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंत में वह एरीज गिल्ड के साथ रिन्यू करता है तो गिल्ड उसे मौजूदा साइनिंग बोनस का 2 गुना देने को तैयार है। यह सुनकर हीरो का चेहरा पीला पड़ जाता है। इसी बीच एलिस आगे समझाती है कि लैबिरिंथ में उसे जो भी स्पॉइल्स मिलेंगे वह गिल्ड के साथ शेयर करेगा। हालांकि वह समझ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो उसके पक्ष में होगा। मुस्कुराते हुए ह्यूनवू एलिस से पुष्टि करता है कि क्या गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के काम का हिस्सा हैं। एलिस मानती है कि उसके कुछ पर्सनल रिलेशंस हैं और एरीज गिल्ड के रिक्रूटर ने जोर देकर उससे यह ह्यूनवू को बताने को कहा था। लेकिन अंदर ही अंदर प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि एसोसिएशन के अधीन रहने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देना इलीगल है। उसी पल एलिस उसे समय लेकर सोचने को कहने वाली होती है, लेकिन ह्यूनवू उसे रोक देता है और साफ कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और वह कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन करने वाला नहीं था, क्योंकि उसे कोई भी गिल्ड पसंद नहीं आती। पहले तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन ह्यूनवू बिल्कुल साफ होता है कि वह किसी गिल्ड या उसकी एक्टिविटीज से बंधना नहीं चाहता। वह अच्छी तरह जानता है कि ये 10 बिलियन एक उसे मजाक में नहीं दिए जा रहे, क्योंकि यह दुनिया गिव एंड टेक के रूल पर चलती है। साफ है कि साइनिंग बोनस लेने के बदले उससे बहुत कुछ करवाया जाएगा। अब अपने बेड पर लेटा हुआ ह्यूनवू सारे स्नैक्स खाने के बाद हंसता है। उसे इस तरह जीना पसंद है और अपने रूल्स और तरीकों से काम करना अच्छा लगता है। आराम करते हुए उसे एलिस का सवाल याद आता है कि क्या उसे हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ह्यूनवू बताता है कि उसने सोलो काम करने वाले हंटर्स के बारे में सुना है। यह सुनकर इंफॉर्मेशन ऑफिसर समझ जाती है कि वह मर्सनरी हंटर्स की बात कर रहा है, लेकिन वह बताती है कि उन लोगों के पास पहले गिल्ड में काम करने का एक्सपीरियंस होता है और किसी इनएक्सपीरियंस्ड हंटर के लिए अकेले लैबिरिंथ में जाना नामुमकिन है। गर्व के साथ ह्यूनवू वहां से निकलने लगता है और भरोसा दिलाता है कि वह यह कर दिखाएगा। उसे एरोगेंट कहते हुए एलिस कहती है कि जब उसका मन बदले तो उससे संपर्क करना। वर्तमान में लौटकर ह्यूनवू सोचता है कि एलिस से मिलना समय की बर्बादी थी और वह उस समय का इस्तेमाल थोड़ी जरूरी नींद लेने में कर सकता था। ये सारे ख्याल उसे इतना परेशान कर देते हैं कि अब उसे नींद नहीं आती। इसलिए ह्यूनवू उन गिल्ड्स की लिस्ट देखने लगता है जो उससे मिलना चाहती हैं। प्रोटैगनिस्ट इसे समय की बर्बादी मानता है, लेकिन तभी वह चौंक जाता है जब उस लिस्ट में उसे साउथ कोरिया के टॉप 3 गिल्ड लीडर्स के नाम दिखते हैं। नए हंटर्स के प्रोटेक्शन पीरियड के अंतिम दिन से 5 दिन बाद हमारा लड़का मोकडोंग इलाके के एक जापानीज रेस्टोरेंट में सेओयान और शी ह्यून से मिलता है।
इतना लंबा समय हो चुका होता है कि हीरो उन्हें इतना बड़ा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जहां सेओक्वान उसे एक पूरी तरह ग्रोन अप आदमी लगता है, वहीं हाई स्कूल का नर्ड शुयुन अब एक हैंडसम लड़के में बदल चुका होता है। दूसरी ओर सेओ यान भी पूरी तरह बदल चुकी होती है। शुयुन को देखकर हमारा लड़का याद करता है कि यही वही लड़का है जो 50th फ्लोर तक उसकी पीठ के पीछे छिपा रहता था, जबकि सियो ने बैंशी को देखकर डर के मारे पेशाब कर दिया था। लेकिन लड़की तुरंत बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेती है और हमारे लड़के को और कुछ भी बोलने से मना कर देती है। सुशी खाते हुए ह्युनवू मानता है कि उनसे मिलना अच्छा लग रहा है और उसे इस खाने का स्वाद बहुत पसंद है। इस पर शुयुन उसे 17th फ्लोर पर मर्मन को हराने का समय याद दिलाता है, जब ह्युनवू बार बार सुशी खाने की बात करता रहता था। अब प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ याद आ जाता है और यही वह समय था जब हमारा लड़का पूरी तरह बरसक हो गया था। तीनों बताते हैं कि जब भी उसके बारे में अर्बन लेजेंड्स बाहर लीक होती थीं तो वे सभी खुश होते थे कि वह जिंदा है। इन सब बातों से अनजान ह्युनवू डिटेल्स पूछता है। तब वे समझाते हैं कि हमारा लड़का एक सेलिब्रिटी बन चुका है और टावर में उसने जो कुछ भी किया वह सब टीवी पर दिखाया गया है। यह सुनते ही ह्युनवू के चेहरे पर शर्म से पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका रोल प्लेइंग सबके सामने आ चुका है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि खास तौर पर कौन सा वाला टीवी पर दिखाया गया होगा और वह बस यही उम्मीद करता है कि वह वाला न हो जहां उसने न्यूड होकर डंजन क्लियर किया था या फिर गोलुम बनकर डंजन क्लियर किया था। लेकिन गिल्ड लीडर्स बताते हैं कि सबसे फेमस वही सीन्स हैं जहां वह अजीब सा डांस करते हुए बॉसेस को हराता है और एक ही किक में 10 फ्लोर्स तोड़ देता है। यह सुनकर ह्युनवू थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन शुह्युन सच में यह जानने को उत्सुक होता है कि उसका दोस्त टावर के अंदर क्या कर रहा था। ह्युनवू बॉस मॉन्स्टर के सामने डांस करने की बात याद करता है, जहां मॉन्स्टर भी हैरान होकर खड़ा रह गया था। लेकिन हमारा लड़का बस एस्केप करने के लिए ऐसा कर रहा था, और जहां तक 10 फ्लोर्स तोड़ने की बात है, वह इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसने जितना ऊंचा हो सका उतना जंप किया और वही उसे वहां ले गया। सेओआन मानती है कि असेसमेंट में उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कितनी ताकत आ चुकी है और उसकी बातें सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता। लेकिन ह्युनवू मानता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब कोई किसी जगह फंस जाता है तो बाहर निकलने के लिए कुछ भी करता है। तभी हीरो को एहसास होता है कि उसके स्टूडेंट्स भी बाहर निकल चुके होंगे। सच यह है कि उसे नहीं पता वे किस जनरेशन के हैं, लेकिन यह तब की बात है जब वह 50 और 60 फ्लोर्स के बीच था। उस समय कोई टावर में पीछे छूट गया था। जब ह्युनवू ने किसी प्रेजेंस को महसूस किया तो उसने ढूंढा और एक किड को पाया। अपने रोल प्लेइंग स्किल्स के साथ उसने उस भटकी हुई आत्मा को गाइड करने का फैसला किया। उस समय ह्युनवू मार्शल आर्ट्स के विचार में डूबा हुआ था, इसलिए उसने उस बच्चे को अपने साथ रखा और उसे ट्रेनिंग दी। पहले सेओक्वान को समझ नहीं आता तो प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि वह उस स्थिति की बात कर रहा है जब कोई फंस जाता है, लेकिन एनलाइटनमेंट पाकर कॉमिक्स और नॉवेल्स की तरह एस्केप कर जाता है। ह्युनवू ने सोचा कि अगर वह एनलाइटेंड हो गया तो शायद वह भी बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से उसने उस बच्चे को पूरी तरह ट्रेन किया और उसकी लिमिट्स तक पुश किया। प्रोटैगनिस्ट उससे वर्कआउट करवाता था और रुकने पर उसका मजाक उड़ाता और ताने मारता था। वह उसे कहता था कि लोअर एब्डोमेन पर ध्यान केंद्रित करे ताकि इनर एनर्जी बाहर आ सके। लेकिन ह्युनवू जिस चीज को जानता था वह सिर्फ स्ट्रेंथ थी, इसलिए अब सोचकर उसे उस लड़के के लिए बुरा लगता है। ह्युनवू यह नहीं बताता, लेकिन उस समय वह सच में एक जर्क था, इसलिए वह खुश है कि उसने तब मास्क पहना हुआ था, क्योंकि वह उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहता। तभी हीरो तीनों टॉप गिल्ड लीडर्स से पूछता है कि पिछले 12 सालों में दुनिया कैसी रही है। यह सवाल सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। अपने कमरे में वापस आकर ह्युनवू अपनी स्टेटस विंडो देखता है और पाता है कि उसकी एज 36 की जगह 24 लिखी है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने इस दुनिया में सच में 12 साल खो दिए हैं। अब यह बदला नहीं जा सकता, इसलिए हमारा लड़का तय करता है कि वह अच्छी खासी कमाई करेगा और बिना किसी पछतावे के खुशी से जिंदगी जिएगा। तभी उसकी नजर एंडलेस लूप रिमूव्ड वाले फ्लोटिंग मैसेज पर जाती है और जिज्ञासा में वह उस ऑप्शन को दबा देता है। तुरंत उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अगले लेवल पर जाने के लिए उसे कम से कम 3 डंजन बॉसेस को हराना होगा। डंजन कॉन्क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव में अडोरब्स लैबोरेटरी, वुडलैंड विलेज और स्वम्प व्यू शामिल होते हैं। इससे पहले कि ह्युनवू समझ पाता कि यह सब क्या चल रहा है, उसके दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजा खोलने पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि एरीज गिल्ड के कुछ रिक्रूटर्स उससे मिलने आए हैं। दिलचस्पी न होने पर हीरो मना कर देता है, लेकिन परेशान होकर गार्ड उससे साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि रिक्रूटर्स
हंटर्स ने उसे ह्युनवू को लाने का आदेश दिया था और यह साफ था कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ह्युनवू साफ मना न कर दे। इसलिए वह फर्स्ट फ्लोर के लॉन्ज में जाता है जहां वे इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एरीज गिल्ड के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होकांग उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधे कह देता है कि वह किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का इरादा नहीं रखता। इस पर मैनेजर उसे चैलेंज करता है कि क्या वह सच में बिना गिल्ड के एक सक्सेसफुल हंटर बन पाएगा। बान्हो उसे गिल्ड ज्वाइन करने पर मिलने वाली चीजों का लालच देता है, लेकिन हीरो निडर होकर कहता है कि उसे धमकाने की कोशिश न करे। पीछे खड़ा बॉडीगार्ड इस घमंडी रवैये से गुस्सा हो जाता है, लेकिन बोंगो उसे रोक देता है और ह्युनवू को लापरवाह हरकत न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे नहीं पता एरीज गिल्ड क्या है। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का कहता है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने आधा कोरिया निगल लिया है। उसी पल उसे साउथ कोरिया के टॉप 3 गिल्ड लीडर्स के साथ हुई मीटिंग याद आती है, जहां उसे बताया गया था कि एरीज गिल्ड के पास देश के 66% से ज्यादा डंजन्स का मोनोपोली है, जिनमें ए रैंक डंजन्स और बिगिनर्स के लिए डी रैंक डंजन्स भी शामिल हैं। कहा जाता है कि इस जगह के पीछे फॉरेन कैपिटल है और उनके पास बहुत पैसा है। एक्सपीरियंस लेने या कमाने के लिए या तो महंगा एडमिशन टिकट खरीदना पड़ता है या एरीज मेंबर बनना पड़ता है। यानी यह गिल्ड लोगों को मजबूर कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी बॉडीगार्ड जोर से मेज पर हाथ मारता है और इतनी तेज एनर्जी फैलती है कि कमरा चमक उठता है। उस पल बोंगो ह्युनवू को चेतावनी देता है कि एसोसिएशन रेजिडेंस में होने की वजह से ज्यादा मुंह न चलाए और इस प्रपोजल पर गंभीरता से सोचे। गंजा बॉडीगार्ड दीवार पर हाथ मारता है और रिसोर्सेज मैनेजर ह्युनवू को समझाता है कि इस बॉडीगार्ड के स्टैट्स उसे ए ग्रेड हंटर बनाने के लिए काफी हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी न करे क्योंकि इस आदमी के सामने वह मर सकता है। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर खड़ा होते हुए हमारा लड़का अपनी स्लिपर उठाता है और गंजे को पास आने की चुनौती देता है, यह कहते हुए कि वह उसके बोल्ड हेड में अक्ल ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। यह अपमान हल्क को गुस्सा दिला देता है और वह आगे की ओर झपटता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में दीवार से जा टकराता है और हिल भी नहीं पाता। यह देखकर बांगो को याद आता है कि उन्होंने हमारे लड़के को धमकाने और उसका मनोबल तोड़कर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वहां खड़ा रिसोर्सेज मैनेजर हैरान रह जाता है, क्योंकि ह्युनवू मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल है। शातिर सी मुस्कान के साथ हमारा लड़का बोंगो के पास जाता है और उसे कॉर्नर कर देता है। उसी पल अपनी फटी हुई स्लिपर से वह उस बुली को मारता है और साफ कह देता है कि उसे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसी रात शुह्युन के घर पर ह्युनवू सारी बात बता देता है। गिल्ड लीडर प्रभावित तो होता है, लेकिन थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि एरीज वाले बेहद रूथलेस हैं और उनसे लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। शी ह्युन प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि वे उसे दूसरे गिल्ड्स ज्वाइन करने से रोकने के लिए धमकियां भेजते हैं और लैबिरिंथ के अंदर उसे चुप भी करा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज खाते हुए ह्युन वो सोचता है कि चुप कराने का क्या मतलब है। शुह्युन समझाता है कि वे उसे मार देंगे। हीरो को यह बहुत ब्रूटल लगता है, इसलिए गिल्ड लीडर उसे सलाह देता है कि इन हालात को देखते हुए वह उसका गिल्ड ज्वाइन कर ले। फिर भी ह्युनवू किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता, हालांकि वह सच में अब थोड़ा आराम से जीना चाहता है। फिलहाल उसे एक काम निपटाना है, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए टाल देता है। फिर मुस्कुराते हुए वह शुह्युन से पूछता है कि क्या उसने कभी एडरॉन्स लैबोरेटरी के बारे में सुना है। पूरे 12 सालों तक यह एक रहस्य रहा कि आखिर ह्युनवू ही क्यों 12 साल तक पीछे छूट गया। उसके मन में कई सवाल थे कि यह टावर किसने बनाया, उसे किसने बंद किया और क्यों। इसलिए उसका लक्ष्य टावर के रहस्य और उसे वहां बंद करने वाले को ढूंढना है, क्योंकि एक बार वह सच जान गया तो वह उन्हें भुगतने पर मजबूर कर देगा। दूसरी ओर शुह्युन हैरान होता है कि ह्युनवू अचानक एडरॉन्स लैबोरेटरी में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वह बताता है कि एडरॉन्स लैबोरेटरी विजोंगबू में स्थित एक एसी या एसी माइनस रैंक डंजन है और यह नए हंटर के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की अच्छी जगह मानी जाती है। जिज्ञासा में वह वजह पूछता है, लेकिन हमारा लड़का पूरी सच्चाई नहीं बताता, बस कहता है कि उसका वहां कुछ काम है। हालांकि शुह्युन उसे पहले ही चेतावनी देता है कि शायद उसे वहां जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एरीज गिल्ड अपने एक्सक्लूसिव राइट्स का दुरुपयोग कर रही है और एडरॉन उन्हीं डंजन्स में से एक है। यह सुनकर ह्युनवू इन गुंडों पर बहुत चिढ़ जाता है और सोचता है कि मोनोपोलीज रोकने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। गिल्ड लीडर उसे याद दिलाता है कि सरकार के पास इन सब के लिए समय नहीं है, क्योंकि हंटर्स के पास कोई असली वोटिंग पावर नहीं होती और बहुत कम लोग ट्यूटोरियल टावर क्लियर
करके हंटर बन पाते हैं। डंजन्स इतने खतरनाक होते हैं कि पुलिस भी ठीक से जांच नहीं कर पाती और ज्यादातर मौतों को एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाता है। ह्युन वू को यह सब बेकार लगता है, लेकिन ऊपर से एरीज एक उभरते उद्योग का नेता है जो भारी टैक्सेस देता है और हंटर्स से जुड़ा कोई भी मामला इतना संवेदनशील होता है कि बाहर की ताकतें दखल नहीं देती। इस बिंदु पर प्रोटैगनिस्ट तय करता है कि वह चुपके से अंदर जाएगा और अगर सही गार्ड मिला तो सीधे सामना करेगा। शू ह्युन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ बेवकूफी की तो एरीज उसका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमारा लड़का पहले ही उस घटिया गिल्ड के रिसोर्सेज मैनेजर को अपना रंग दिखा चुका था। दूसरी तरफ एरीज गिल्ड की कोरियन ब्रांच के मैनेजर और एस रैंक हंटर सेओनु हुक गिल्ड के एक्सपेंशन पर चर्चा कर रहा होता है। चीन में इसमें कम से कम 5 महीने लगेंगे, रूस में 8 महीने और जापान में 7 महीने। सेओनु को समय लगने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जरूरी यह है कि वे हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहें। जैसे फार्मिंग मॉन्स्टर के बीच आपको डंजन बॉस से तेज नहीं बल्कि बगल वाले इंसान से तेज होना होता है, तभी उसके लोग उसे ह्युन वू के स्टैट लेवल सौंपते हैं जो ट्यूटोरियल जोन की फुटेज और एक ट्रायल एनालिटिकल डिवाइस से निकाले गए थे। एरीज गिल्ड के ह्यूमन रिसोर्सेज हेड ब्योंगुकू बताता है कि उसे शक था, लेकिन एनालिसिस के अनुसार एरर मार्जिन 1 ग्रेड से ज्यादा नहीं है। यह सुनकर सेओनु पूछता है कि क्या उन्होंने उस लड़के को रिक्रूट कर लिया है, लेकिन अपने आदमियों के हिचकिचाते चेहरों को देखकर वह समझ जाता है कि वे असफल रहे। उसी पल वह कहता है कि उनके लिए अच्छा ही है कि वह उनके साथ नहीं है। वह मानता है कि ह्युन वू में जबरदस्त क्षमता है और उससे बहुत मुनाफा होता, लेकिन वह उनकी पोजीशंस के पीछे भी पड़ सकता था, इसलिए उसे रिक्रूट करने की जगह उसे सबक सिखाना बेहतर है। तभी एक आदमी हाफता हुआ ब्योंगुकू के पास दौड़ता है और बताता है कि एडरॉन लैबोरेटरी में इमरजेंसी है। वी जुंगू के क्योम्बो माउंटेन पर एडरॉन्स लैबोरेटरी नाम के सीरैंक डंजन के एंट्रेंस पर एक लड़की गार्ड कर रहे लोगों से भीतर जाने की भीख मांगती है, लेकिन ये गुंडे उसे लैबिरिंथ जाने को कहते हैं जहां लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। पहले वे खुद को नियमों वाले लोग बताते हैं, फिर धीरे धीरे बदतमीजी करने लगते हैं। उसी पल हमारा लड़का वहां पहुंचता है। गुंडे उसे चेतावनी देते हैं कि यहां से चला जाए क्योंकि यह जगह टाइम पास के लिए नहीं है और यहां असली और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। उनके पास पहुंचकर हमारा लड़का कहता है कि यही वजह है कि वह यहां आया है, क्योंकि उसे इस डंजन के अंदर कुछ काम निपटाना है। एरीज गिल्ड का गुंडा उसे इडियट कहकर पागल बताता है। ह्युन वू चुपचाप अपनी स्लिपर्स उठाता है ताकि बदतमीजी की सजा दे सके। मुस्कुराते हुए वह एक के पास जाता है। वह आदमी गुस्से में बताने लगता है कि वह एरीज गिल्ड से है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को किसी गिल्ड से फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक सिंपल वार करता है और आदमी उड़कर दीवार से जा टकराता है। अपने साथी को बेहोश देखकर दूसरा घबरा जाता है। प्रोटैगनिस्ट उससे उसके जूते मांगता है। आदमी हैरान हो जाता है तो ह्युन वू उसे चेतावनी देता है कि उसकी आंखें भी खोल देगा। डर से कांपता हुआ आदमी मान जाता है। नए जूते पहनते ही प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है कि मेटल शूज कितने हल्के हैं। एरीज गिल्ड का आदमी रोने लगता है कि उसके मैजिक से बने महंगे जूते चले गए, लेकिन उदार हीरो उसके नंगे पांव देखकर उसे अपनी स्लिपर्स दे देता है और आगे बढ़ जाता है। हमारा लड़का गेट से अंदर चला जाता है और एरीज के गुंडे रोते रह जाते हैं। इसी दौरान सेओ यान शू ह्युन पर चिल्लाती है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को ऐसे ही जाने कैसे दिया, लेकिन शू ह्युन समझाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ह्युन वू खुद ही निकल गया था। वह एरीज गिल्ड की बेरहमी सोचकर घबरा जाती है। शू ह्युन बताता है कि उसने हीरो को चेतावनी दी थी, लेकिन वह फिर भी चला गया और उसे कोई रोक नहीं सकता। सेओ यान हक्का बक्का रह जाती है और पूछती है कि क्या हमारे हीरो ने सच में एरीज गिल्ड से दुश्मनी मोल ले ली है। ह्युन वू की बातों से शू ह्युन को अब इस राइवलरी पर पूरा भरोसा हो जाता है। शी ह्युन मानता है कि ह्युन वू ऐसा इंसान नहीं है जो चुप बैठकर मुसीबत में पड़े, लेकिन एक बार जब कोई उसका दुश्मन बन जाता है और दुश्मनी कायम रहती है तो ह्युन वू का ट्विस्टेड पक्ष बाहर आ जाता है। शू ह्युन समझ नहीं पाता कि हालात इतने उलझ कैसे गए, लेकिन वह सेओ यान को भरोसा दिलाता है कि उसे हीरो की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एरीज गिल्ड की बात चल रही थी तब ह्युन वू की रैंकिंग भी सामने आई। यह सुनकर सेओ यान सन्न रह जाती है जब शू ह्युन उसे हमारे हीरो की रैंकिंग बताता है। इस बीच हमारा नायक डंगन के अंदर अपनी यात्रा जारी रखता है और अचानक एक मॉन्स्टर अपने रिसर्च मटेरियल्स खोजता हुआ दिखता है। सी रैंक डंजन बॉस एडरॉन और ज्यादा रिसर्च सैंपल्स ढूंढ रहा होता है। कुछ फाइटर्स उसे दूर से देखते हुए बात करते हैं कि अफवाह है कि एडरॉन से लड़कर ज्यादा कमाई नहीं होती, इसी वजह से एरीज गिल्ड ने उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाई। फाइटर्स सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें सच में बॉस से लड़ना चाहिए क्योंकि वे ब्राइबिंग करके अंदर आए हैं। उनमें से एक लड़ने का सुझाव देता है।
लेकिन लड़की सोचती है कि क्या उनकी एबिलिटीज लैब बॉस के सामने टिक भी पाएंगी, क्योंकि आमतौर पर लोग गिल्ड में फाइट करते हैं। दूसरा आदमी जोड़ता है कि उसने नोटिस किया है कि एडरॉन की डिफेंस पावर ज्यादा और अटैक पावर कम है, इसलिए वह कहता है कि बॉस को हराने में समय लगेगा। वर्केबल स्ट्रैटेजी बनने के बाद ग्रुप जाने का फैसला करता है। वे तय करते हैं कि डेंजर होने पर भाग जाएंगे। तभी वे हमारे नायक को एडरॉन के सामने जाते हुए देखते हैं। डब्ल्यू निडर होकर लैब बॉस के सामने खड़ा होता है। एडरॉन हंसने लगता है और सोचता है कि अपने रिसर्च सब्जेक्ट पर कहां से शुरू करे और हमारे नायक से ही पूछने का फैसला करता है। 12 साल पहले जब हमारा नायक छोटा था तब उसके कजिन ने उसे ट्रबल न करने और टीचर की बात मानने की सलाह दी। माता पिता की एक्सीडेंट में मौत के बाद वह छोटे ह्यून डब्ल्यू को ऑर्फनेज में छोड़कर उसकी इनहेरिटेंस चुरा लेता है। शायद लोगों से मिले धोखे की वजह से ह्यून डब्ल्यू तब तक ठीक रहता है जब तक कोई उसे मैनिपुलेट न करे, लेकिन जब कोई उसका एनिमी बन जाता है तो वह अपना वर्स्ट साइड दिखाता है और लंबे समय तक ग्रजेस रखता है। एडरॉन अपनी नीडल से खेलते हुए हंसता है और पूछता है कि कहां से शुरू करे, लेकिन डब्ल्यू उसे रुकने का आदेश देता है। लैब बॉस यह देखकर चौंक जाता है कि एक साधारण ह्यूमन उसे आदेश दे रहा है। तभी हमारा नायक मॉन्स्टर को पंच मार देता है। पीछे खड़ा ग्रुप हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और हमारा नायक बॉस की तरह बाहर चला जाता है। एडरॉन लैब मिशन पूरा होने के बाद हमारा नायक फॉरेस्ट विलेज की ओर निकलता है। पीछे से देख रहा हंटर ग्रुप उसे एडवांस्ड प्लेयर के रूप में पहचान लेता है और उसे सामने देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर एरीज गिल्ड के कोरियन ब्रांच में एचआर मैनेजर कोरिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर डब्ल्यू चुनंग से मिलने जाता है। वह चुन्योंग को एक फाइल देता है और पूछता है कि ब्रांच मैनेजर हूं सन डब्ल्यू ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं या नहीं। मैनेजर फाइल पढ़कर रुकी हंटर के फाइल में 2 ए रैंक स्टैट्स देखकर सोच में पड़ जाता है कि क्या ये एक्यूरेट हैं। एचआर बताता है कि रिजल्ट्स पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है और ये टेम्पररी एनालिसिस है। फिर भी चुन्योंग हमारे नायक के मॉन्स्टर जैसे स्टैट्स से इम्प्रेस्ड हो जाता है। एचआर कहता है कि ऑर्डर सिर्फ हायन डब्ल्यू को मॉडरेटली हर्ट करने का है, लेकिन उससे ज्यादा करना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैनेजर समझ जाता है कि एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस एचआर की इच्छा है। एचआर समझाता है कि हमारे नायक ने एक्सक्लूसिव डंजन में घुसकर गार्ड्स पर हमला किया था। चुन्योंग भरोसा दिलाता है कि हमारा नायक गिल्ड को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन वह चीजें क्वाइटली हैंडल करना चाहता है क्योंकि ब्रांच मैनेजर चाइना एक्सपेंशन में बिजी है। इसके अलावा मैनेजमेंट भी इन एक्शंस को सपोर्ट करती है क्योंकि टायरेंट गिल्ड का मामला है। चाइना की नई टायरेंट गिल्ड ने सिर्फ 2 साल में 52% डंजन्स पर मोनोपोली बना ली है। टावर से बाहर आने के 4 साल बाद ही उनका गिल्ड लीडर एक जायंट गिल्ड खड़ा कर चुका है और हर लीडर मॉन्स्ट्रसली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड एस रैंक रैंकिंग्स में ऑफिशियली 5th स्थान पर लिस्टेड टायरेंट गिल्ड लीडर की आइडेंटिटी आज भी पब्लिक के लिए मिस्ट्री है। चुन्योंग एचआर मैनेजर को ह्यून डब्ल्यू को लेकर चिंता न करने को कहता है और जोड़ता है कि टायरेंट गिल्ड की वजह से मैनपावर वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपर्ट्स भेजकर उसे मॉडरेट डैमेज कराया जाएगा। इधर ह्यून डब्ल्यू फोन के कैमरा को देखता है और दुनिया की टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस्ड होता है। वह अपने दोस्त की फोटो लेता है और फोन से खेलने लगता है। एक्सायुएन उसे देखकर अननॉयड होता है क्योंकि उसने फोन कॉन्टैक्ट के लिए दिया था। फिर वह बताता है कि फॉरेस्ट विलेज सोल गिल्ड के कंट्रोल में है। हमारा नायक फोन में ही लगा रहता है जब तक दोस्त यह नहीं कहता कि फॉरेस्ट विलेज में कोई मॉन्स्टर नहीं है। शी ह्यून समझाता है कि उन्होंने वहां का मॉन्स्टर कुछ समय पहले डिफीट कर दिया था और यहाँ ट्यूटोरियल टावर से चीजें अलग हैं। टावर में बॉस और नॉर्मल मॉन्स्टर्स डेली रिस्पॉन होते थे, लेकिन डंजन्स में नॉर्मल मॉन्स्टर्स एंडलेस होते हैं। बॉस को मारने के बाद उसे रिस्पॉन होने में समय लगता है। यह जानकर हमारा नायक शॉक्ड हो जाता है कि फॉरेस्ट विलेज बॉस को वापस आने में 1 महीना लगेगा। फिर शुह्यून बताता है कि बॉस 4 हफ्ते पहले मरा था तो अब सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे। डब्ल्यू स्वम्प के बारे में पूछता है और शुहू कहता है कि वह डंजियन एरीज गिल्ड के कंट्रोल में है, इसलिए ज्यादा नहीं जानता। हमारा नायक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि सिर्फ मॉन्स्टर मारने के लिए इतना सब सोचना पड़ रहा है। फिर शन पूछता है कि वह हंटर एसोसिएशन में कब रजिस्टर करेगा। शुरू में डब्ल्यू ध्यान नहीं देता, लेकिन पर्क्स और मनी के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। यह सुनकर कि रजिस्टर करने पर पैसे मिलते हैं वह उछल पड़ता है। शिहू बताता है कि 2 से 3 महीने में कुछ करना होता है। बी रैंक को 1 मिलियन से ज्यादा, ए रैंक को 2.5 मिलियन और एस के बीच बहुत बड़ा गैप
है। शुह्यून की मंथली इनकम 7 मिलियन सुनकर हमारा नायक शॉक्ड हो जाता है और तुरंत रजिस्टर करने का फैसला करता है। अगली सुबह वह हंटर एसोसिएशन एबिलिटी इवैल्यूएशन सेंटर पहुंचता है। नाम बताते ही रिसेप्शनिस्ट उसे 12 साल तक टावर में फंसे इंसान के रूप में पहचान लेता है और सोचता है कि लोग बेवजह हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि नायक कुछ खास नहीं लगता। सब चेक करने के बाद वह हू को आई ऑफ दी सीकर के पास भेजता है। होलोग्राम पर उसका हंटर रैंक दिखना होता है। वह हाथ रखता है और रिसेप्शनिस्ट अंदाजा लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा B+ होगा, लेकिन रैंक देखते ही उसका मुंह खुला रह जाता है। उसका चेहरा पीला देखकर हमारा नायक होलोग्राम की ओर देखता है और खुद भी शॉक्ड हो जाता है। अचानक रिसेप्शनिस्ट की चीखें पूरे बिल्डिंग में गूंज जाती हैं। कुछ ही देर में हमारे नायक की अनबिलीवेबल असेसमेंट रिजल्ट्स न्यूज बन जाती हैं। सभी उसके सारे रैंक्स और दुनिया में किसी के पास ऐसा स्कोर न होने की बातें करते हैं। फोन पर न्यूज देखकर हू हैरान हो जाता है कि कुछ घंटों में खबर फैल गई। शीहू समझाता है कि एडवांस प्लेयर्स हमेशा हॉट टॉपिक होते हैं और एरीज गिल्ड डंजन में जो हुआ उसके बाद सबकी नजर उस पर है। वह जानता है कि हमारा नायक इन बातों की परवाह नहीं करता, लेकिन एरीज गिल्ड ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और टेरिटरी से पंगा लेने के बाद उसे नहीं छोड़ेगी। वह सावधान रहने की सलाह देता है, लेकिन हमारा नायक नहीं सुनता। तभी हू फोन की लोडिंग स्क्रीन फोटो देखकर हंसने लगता है और पोज व ऑरा इफेक्ट का मजाक उड़ाता है। शुह्यून शांत स्वर में कहता है कि फोटो में हंटर वही है। अचानक कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। इसके बाद हमारा नायक अपने दोस्त से पूछता है कि जब उनके बाकी दोस्त हमेशा बिजी रहते हैं तो वह हर समय उसी के साथ क्यों घूमता रहता है। शीहू जवाब देता है कि वह भी बिजी रहता है, लेकिन जानबूझकर अपनी रूटीन से समय निकालकर उसके साथ रहता है। उधर एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट ब्रांच के बेसमेंट में HR हमारे नायक के असेसमेंट रिजल्ट्स देखकर पीला पड़ जाता है। अब चंग समझ जाता है कि ब्रांच मैनेजर उसे डील करने के लिए क्यों कह रहा था। HR का चेहरा देखकर वह उसे भरोसा दिलाता है कि हू को शिनचुन गैंग संभाल लेगा। यह सुनते ही HR का चेहरा खिल जाता है क्योंकि चाइना में जल्द S रैंक तक पहुंचने वाला हंटर उसके अपोनेंट से निपटेगा और उसे भरोसा हो जाता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं विलेज फॉरेस्ट में डंजन के बाहर कोई गार्ड न देखकर हमारा नायक कंफ्यूज्ड हो जाता है। शीह्यून बताता है कि यह डंजन उसकी गिल्ड की प्रॉपर्टी है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, बॉस स्पॉन होने वाला होता है और हमारा नायक अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता है, लेकिन दूर से एक आदमी उन्हें स्पाई करते हुए देख रहा होता है। विलेज फॉरेस्ट डंजन में एक नया आदमी पाक गैमून ज्वाइन करता है। शीह्यून समझाता है कि पाक लूट कलेक्ट करने आया है जिसे बेचकर पैसा मिलता है। हू यह जानकर हैरान होता है कि लूट से पैसा मिलता है और तब शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आइटम्स की कीमत 20 से 35 मिलियन तक होती है। हमारा नायक समझ नहीं पाता कि लूट का कोई यूज कैसे हो सकता है। शीह्यून बताता है कि इन आइटम्स से आर्मर और वेपन्स बनाए जाते। पाक रिकॉर्डिंग शुरू करता है और परमिशन मांगता है। हू को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पर्पस पूछता है। उसे पता चलता है कि वीडियोस एड रेवेन्यू से पैसा कमाने के लिए होती हैं और वह 8:22 रेशियो पार्टनरशिप तय कर लेता है। आगे बढ़ते हुए शुह्यून उसे एक पेपर देता है और समझाता है कि डंजन मेज जैसा होता है और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हू मैप देखकर उसे फेंक देता है, जिससे उसका दोस्त कंफ्यूज्ड रह जाता है। हमारा नायक एक जायंट ट्री के पास जाकर पाक से फोटो लेने को कहता है और पूरी ताकत से पंच मारता है। जमीन साफ हो जाती है और ट्विन हेडेड ओगर डंजन बॉस सामने आ जाता है। पाक और शीह्यून डिसबिलीफ में शॉक हो जाते हैं। पाक रिकॉर्डिंग करते हुए फ्रीज हो जाता है क्योंकि एक ही हिट में रास्ता बन गया। हू जायंट ओगर की ओर दौड़ता है, जंप लेकर उसके शोल्डर पर उतरता है और एक पंच में उसे गिरा देता है। फॉलन बॉस पर खड़ा हमारा नायक होता है और पाक खुशी से चिल्लाता है कि वीडियो वायरल जाएगी, लेकिन शिनचुन गैंग अब भी उसे स्पाई कर रहा होता है। उधर एरीज गिल्ड मैनेजमेंट ऑफिस में शिनचुन गोंग चंग को असाइनमेंट की जानकारी देता है और बताता है कि हमारा नायक बिना स्किल्स या मैजिक पावर के भी ओवरवेलमिंग फिजिकल पावर दिखा रहा है। वह मानता है कि वह इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन उसे डील करने का तरीका समझ आ गया है। चंग यू बताता है कि हू एरीज गिल्ड के डंजन विजिबल स्वम्प में जाएगा और शिनचुन गैंग इसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मानता है। वहीं हमारा नायक विजिबल स्वम्प के बाहर खड़ा होता है और कुछ गड़बड़ महसूस करता है। तभी एसईओ यान का मैसेज आता है जो एरीज गिल्ड से अलर्ट करती है। हमारा नायक नहीं समझ पाता कि सब इतने वरीड क्यों हैं, क्योंकि उसे एरीज गिल्ड की परवाह नहीं। एसईओ यान पूछती है
कि वह एक्सक्लूसिव डंजन में क्यों जा रहा है। वह कहता है कि उसका कुछ काम है लेकिन डिटेल्स नहीं बताता। वह पूछती है कि क्या वह जानबूझकर एरीज से पंगा ले रहा है और वह हाँ कह देता है। एसईओ यान अपसेट हो जाती है लेकिन जानती है कि उसके स्टैट्स और वीडियोस देखकर साफ है कि वह खुद को संभाल सकता है। फिर भी वह सलाह देती है कि एरीज से बचकर जल्दी काम निपटा ले। विजिबल स्वम्प एक एरंग डंजियन है और बॉस स्पॉन के दिन एरीज गिल्ड रेड करने आएगी। हमारा नायक सलाह मानने की बात कहता है लेकिन डंजियन के बाहर फिर एरीज हंटर्स से सामना हो जाता है। एरीज हंटर उसे धमकाता है कि एरीज को एनिमी न बनाए। हमारा नायक एसईओ यान की बात याद करता है लेकिन उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल लगता है। वह कहता है कि ये सब एक जैसे हैं जो पहले नीचा दिखाते हैं, पिटते हैं और फिर गिल्ड का नाम लेते हैं। हंटर गुस्से में स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन हमारा नायक उसे आसानी से गिराकर गेट के अंदर चला जाता है। अंदर मॉन्स्टर जाग जाता है और आगे बढ़ते हुए वह डंजियन बॉस मेगा एलिगेटर के सामने आता है। उसे एसईओ यान की बातें याद आती हैं जैसे टफ लेदर, मैजिक रेजिस्टेंस और महंगे टीथ। वह मुस्कुराता है और इंस्टेंटली अटैक करके एलिगेटर को नॉकआउट कर देता है। वह उसे फाड़ने लगता है लेकिन मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है। हमारा नायक टेल पकड़कर उसे स्विंग करता है और दीवार पर फेंक देता है। मेगा एलिगेटर फिर अटैक करता है। शिन चुन गैंग फाइट ऑब्जर्व करता है। जैसे ही फाइनल मोमेंट आता है, चेन्स उसके पैरों में लिपट जाती हैं। एलिगेटर हमला करने वाला होता है और शिन चुन गैंग उसकी मौत का इंतजार करता है लेकिन ह्यून डब्ल्यू झुक जाता है और एलिगेटर स्वम्प में गिर जाता है। वह चेन्स देखकर कंफ्यूज्ड होता है। तभी शिन चुन गैंग बताता है कि यह मैजिक चेन है। असैसिन नीचे आकर बताता है कि उसे एरीज गिल्ड ने भेजा है। वह उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करता है लेकिन चेन में फंसे होने के बाद भी उसके काम रहने से कंफ्यूज्ड है। ह्यून डब्ल्यू समझ नहीं पाता कि चेन क्या करती है लेकिन रियलाइज करता है कि वह हिल नहीं सकता। शिन चुन गोंग बताता है कि मैजिक चेन तोड़ने के लिए मैजिक पावर चाहिए जो उससे ज्यादा रैंक वाले से भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और टावर से निकले ह्यून डब्ल्यू के पास मैजिक पावर नहीं है। फिर भी हमारा नायक परेशान नहीं लगता। शिन चुन गैंग इरिटेट होकर सोचता है कि वह ब्लफ कर रहा है और अगली चाल की प्लानिंग कर रहा है। हमारा नायक अब भी कंफ्यूज्ड रहता है क्योंकि वह ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था। असैसिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर हमला करने के लिए तैयार होता है और जैसे ही वह वार करता है, हमारा नायक अपना हाथ उठाकर अटैक ब्लॉक कर लेता है। शिन चुन गैंग वेनम एक्सप्लोजन रिलीज करता है और एक ब्लास्ट के साथ धुआं फैल जाता है। असैसिन को लगता है कि उसका काम हो गया है लेकिन धुआं हटते ही वह शॉक हो जाता है क्योंकि हु डब्ल्यू बिल्कुल सेफ बैठा होता है। हमारे नायक को समझ ही नहीं आता कि सामने वाले ने किया क्या। असैसिन फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसका अटैक काम नहीं करता। तभी हमारा नायक मूव करता है और एक पंच सीधे असैसिन के चेहरे पर लगता है। शिन चुन गैंग उड़कर एक ट्री से टकराता है। हायन डब्ल्यू उसके पास जाकर कहता है कि अगर उसे रोकना था तो पूरे शरीर को चेन्स से जकड़ना चाहिए था। असैसिन समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हो रहा है। हमारा नायक जान जाता है कि वह कंफ्यूज्ड है और बताता है कि चेन्स ढीली हो गई थीं और ठीक से काम नहीं कर रही थीं। वह ट्री को किक करता है और उसे उठा लेता है जबकि असैसिन उससे चिपका रहता है। हमारा नायक कहता है कि अगर मारने का प्लान था तो मरने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मेगा एलिगेटर शांति से स्वम्प में तैर रहा होता है। तभी शिनचुन गैंग उसके ऊपर गिर जाता है। ह्यून डब्ल्यू ट्री को स्वम्प में फेंक देता है और एलिगेटर भी मर जाता है। वह स्वम्प के पास खड़ा रहता है। तभी सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है जो बताती है कि उसने खुद को प्रूव कर दिया है और अब लोएस्ट ईयर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी। उधर एरीज गिल्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में चुंग्योंग को बताया जाता है कि उसका असैसिन मर चुका है। असिस्टेंट बताता है कि जिस ट्री में शिनचुन गैंग फंसा था वह स्वम्प में डूब गया है और कंफर्म तो नहीं है लेकिन उसके मरने की संभावना है। चुंग्योंग सोचता है कि मॉन्स्टर ने उसे खा लिया होगा जबकि उसके पास 2 एस रैंक स्टैट्स और 7 स्किल्स थीं। इतने कैपेबल असैसिन का आसानी से मारा जाना चंग मोंग को इरिटेट करता है। ह्यून डब्ल्यू अपार्टमेंट में लेटकर सोने की कोशिश करता है। तभी इंफॉर्मेशन विंडो याद आ जाती है और वह जाग जाता है। सिस्टम स्क्रीन बताती है कि उसे सिस्टम में टेम्पररी गार्डियन बनने का इनविटेशन मिला है। वह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कुछ बदल गया है लेकिन स्क्रीन की चीजें समझ नहीं आती। हायन डब्ल्यू ने सोचा था कि उसे टावर की जानकारी मिलेगी लेकिन सिस्टम इनविटेशन का मतलब नहीं समझ पाता। वह टाइम देखता है जो 9:30 होता है और इनविटेशन 2 बजे के आसपास आया था। तभी शिहू अपार्टमेंट में आता है और हमारा नायक उसे वहीं रुकने को कहता है।
वह नई स्किल टेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो खोलता है और फोकस करते ही शुह्यून की इन्फॉर्मेशन विंडो दिखती है, लेकिन लोएस्ट ईयर अथॉरिटी की वजह से कोई स्टैट्स नजर नहीं आते। वह गुस्से में स्किल को बेकार कह देता है, जिससे शुह्यून कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वह संभल कर कहता है कि वह बस खुद से बकवास कर रहा था। हमारा नायक फोन की क्लॉक को देखता रहता है और जैसे ही रात के 12 बजे नजदीक आता है, वह सोचता है कि यह बेकार स्किल जरूर किसी चेंज की वजह बनी है। उसे लगता है कि सिस्टम इन्विटेशन के बाद वह टावर जैसी चीजों की जानकारी पा सकेगा। तभी क्लॉक 12 बजाती है और कमरा अंधेरा हो जाता है। डब्ल्यू अचानक खुद को एक अलग स्पेस में पाता है और सामने डेस्क पर बैठी एक लड़की को देखता है। वह लड़की उसे गार्डियन कहकर बुलाती है और बताती है कि वह उसकी असिस्टेंट ईव है। ईव अपना परिचय देती है और कहती है कि जब तक वह जिंदा है वह उसके साथ रहेगी। डब्ल्यू खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार कोई है जिससे वह बात कर सकता है और 12 साल टावर में फंसे रहने की वजह जान सकता है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर हमारा नायक पूछता है कि क्या वह सब एक्सप्लेन करेगी। ईव कंफ्यूज्ड हो जाती है कि उसे क्या एक्सप्लेन करना है। हमारा नायक गुस्से में चिल्लाता है कि क्या उसे सिर्फ एक्सप्लेनेशंस देने के लिए बुलाया गया है। ईव शांति से बताती है कि वह केवल उसके सवालों के जवाब दे सकती है। यह सुनकर हमारा नायक शॉक हो जाता है और सवाल पूछना शुरू करता है। वह पूछता है कि उसे ट्यूटोरियल टावर में किसने बंद किया। ईव जवाब देती है कि लोएस्ट ईयर इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी होने की वजह से वह यह नहीं बता सकती। वह कहती है कि हायर टीयर अथॉरिटी होने पर ही जवाब मिलेंगे। हमारा नायक और चिढ़ जाता है और समझ जाता है कि यह वही बात है जो इन्फॉर्मेशन विंडो में थी। गुस्से में वह पूछता है कि हायर टीयर मिलने पर क्या वह यह बता पाएगी। ईव फिर वही जवाब देती है। वह पूछता है कि ट्यूटोरियल टावर क्या है, लेकिन वही उत्तर मिलता है। फिर पूछता है कि यह क्यों बनाया गया और मॉन्स्टर्स क्यों आते हैं, लेकिन हर बार वही जवाब न मिलने से वह तंग आकर ईव के सिर पर मार देता है और चिल्लाता है कि उसे बेवजह बुलाया गया है और हंसने लगता है कि यह कोई प्रैंक है। ईव कहती है कि वह कुछ नहीं बता रही क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी लोएस्ट ईयर की है। डब्ल्यू का गुस्सा और बढ़ता है, लेकिन ईव कहती है कि वह उसे एक बात बता सकती है। वह बताती है कि वह गार्डियन है और गार्डियन का मतलब डिफेंडर होता है। यह भी हमारे नायक के लिए काफी नहीं होता और वह कुछ और इम्पोर्टेंट पूछता है। ईव कहती है कि वह गार्डियन की ड्यूटीज के बारे में बता सकती है। डब्ल्यू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन ईव बताती है कि वह टेम्पररी गार्डियन है और ऑफिशियल गार्डियन बनने पर उसे सारी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वह न भी चाहे। हमारा नायक पूछता है कि ऑफिशियल गार्डियन बनने के लिए क्या करना होगा। ईव बताती है कि उसके एरिया में 5 दिन में एक क्रीज खुलेगा और उसके डीपेस्ट एंड में एक की होगी जो इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी का टियर बढ़ा देगी। उस की को पाने पर वह रियल गार्डियन बन जाएगा। यह बताकर ईव उसकी स्किल्स अपग्रेड करती है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। वह अपार्टमेंट में खड़ा सिस्टम विंडो देखता है जो कि एक्वायर करने को कह रही होती है। अब हमारा नायक तय करता है कि वह ऑफिशियल गार्डियन बनेगा ताकि उसे वह सारी जानकारी मिल सके। उधर उसके दोस्त क्रीज की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और ऑकवर्ड होकर पूछते हैं कि वह अचानक इसके बारे में क्यों पूछ रहा है। डब्ल्यू सबका रिएक्शन देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी शुह्यून बताता है कि क्रीज एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। उधर एरीज गिल्ड हेडक्वार्टर्स में हक सन डब्ल्यू गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसका बेस्ट मैनेजमेंट हंटर डब्ल्यू से हार गया था। चुन्यों चुपचाप शर्मिंदा खड़ा रहता है। सन डब्ल्यू कहता है कि वह उसे ब्लेम नहीं करता और अगर कोई तरीका हो तो हमारे नायक को क्रश करने का आदेश देता है। वह वायु को पैसे ऑफर करता है और उससे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मर्सनरीज लाने को कहता है। हक सन डब्ल्यू साफ कर देता है कि वह क्या चाहता है। वायु आदेश समझ जाता है और सन डब्ल्यू अब टायरेंट गिल्ड पर फोकस करता है। चाइना में टायरेंट गिल्ड एक अलग बिल्डिंग में एरीज मेंबर्स को पीट रहा होता है और प्लान के मुताबिक चीजें न होने से सन डब्ल्यू का गुस्सा और बढ़ता जाता है। वहीं हमारे नायक की आंखें $2 बिलियन रिंग देखकर चमक उठती हैं। डब्ल्यू को बताया जाता है कि ऐसी चीजें लैबिरिंथ में आम तौर पर मिलती हैं। वह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि लैबिरिंथ और डंजन में फर्क क्या होता है। उसके दोस्त बताते हैं कि आर्टिफैक्ट्स लैबिरिंथ में मिलते हैं और यह रिंग भी एक आर्टिफैक्ट है, जबकि स्पेशल रिसोर्सेज या लूट जैसे स्पिरिट स्टोन्स मॉन्स्टर्स के मरने के बाद डंजन्स में मिलते हैं, लेकिन लैबिरिंथ के ट्रेजर ट्रोव में अच्छे फंक्शंस वाले आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। वैन हायोंग अपने दोस्त को बताता है कि यह रिंग एन्चांटेड है। हमारे नायक को यह गेम जैसे सिस्टम देखकर हैरानी होती है
क्योंकि उसे समझ आता है कि ये चीजें नॉर्मल इक्विपमेंट से कहीं बेहतर हैं। वह रिंग को ध्यान से देखता है, तभी सिस्टम स्क्रीन खुलती है और रिंग की इंफॉर्मेशन दिखाती है। सिस्टम बताता है कि वह अपनी स्पेशल स्किल से आइटम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। वह ट्राई करता है और इंफॉर्मेशन बोर्ड खुलता है, लेकिन पूरी डिस्क्रिप्शन रिडैक्टेड होती है क्योंकि उसके पास लोएस्ट ईयर अथॉरिटी है। हमारा नायक इस बेकार और यूजलेस स्किल से इरिटेट हो जाता है, लेकिन तय करता है कि मेन मिशन के बाद लैबिरिंथ जाएगा। वह रिंग की प्राइस कंफर्म करने के बाद उसे वैन हायोंग को वापस कर देता है और मेन्यू पर फोकस करता है। हमारा नायक मेन्यू पढ़कर सब कुछ ऑर्डर करने का फैसला करता है। उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं सोचकर कि वह सब खा नहीं पाएगा, लेकिन वैन हायोंग कहता है कि जो चाहे ऑर्डर करे। तभी हु डब्ल्यू अपने दोस्तों से क्रीज के बारे में पूछता है और सब फिर से चौंक जाते हैं। खाना खाते हुए उसे पता चलता है कि क्रीज का मतलब है जमीन का अचानक फटना और अनगिनत मॉन्स्टर्स का बाहर आना। स्यू बताता है कि चाइना और जर्मनी जैसे देशों में क्रीज आया था जिसे हेलगेट कहा गया। ईव ने इसे इतनी कैजुअली बताया था कि ह्यून डब्ल्यू को लगा यह कोई नॉर्मल चीज है, लेकिन अब वह सोचता है कि अगर कोरिया में ऐसा हुआ तो क्या होगा। पूरा ग्रुप गहरे सोच में चला जाता है और शू ह्यून बताता है कि भले ही वे इसे रोक लें, लेकिन लोएस्ट सी रैंक क्रीज भी उस एरिया को पूरी तरह बंजर बना देता है। सब जानते हैं कि उनकी गिल्ड्स और कुछ दूसरी गिल्ड्स मदद करेंगी, लेकिन एरीज गिल्ड बस कुछ वीक लोगों को भेजकर दिखावा करेगी। हमारा नायक अपने दोस्तों से कहता है कि 4 दिन अच्छे से खाओ और आराम करो। जब वे पूछते हैं तो वह बस इतना कहता है कि जल्दी ही पता चल जाएगा। इसी बीच एयरपोर्ट पर लोग जमीन को हिलते हुए महसूस करते हैं और अर्थक्वेक समझकर भागने लगते हैं। तभी जमीन फट जाती है। उधर रोब्स पहने एक आदमी अपने मास्टर को बताता है कि 9th फ्लोर अवेकन हो गया है। मास्टर हमारे नायक के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह अभी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसे ऑफिशियल टाइटल मिलेगा। मास्टर टाइमिंग को परफेक्ट मानता है और यह देखने के लिए उत्सुक होता है कि हमारा नायक क्या कर सकता है। गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी जमीन हिलती है और लोग पैनिक में भागते हैं। आग पूरे एरिया को घेर लेती है और न्यूज 5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करती है। एयरपोर्ट इमरजेंसी में लॉकडाउन हो जाता है और एसोसिएशन के हंटर्स लगातार मदद के लिए पहुंचते हैं। क्रीज से अनगिनत मॉन्स्टर्स निकलते रहते हैं और हालात और खराब हो जाते हैं। एयरपोर्ट लॉकडाउन के बीच हंटर्स मॉन्स्टर्स से भिड़ते हैं। रुकीज भयानक जायंट मॉन्स्टर्स को देखकर कांपने लगते हैं। उनके लीडर उन्हें हिम्मत रखने को कहता है वरना मर जाएंगे। वह बाइंड स्किल से कूदकर अपने साथी को बचाता है और स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को मार देता है। रुकी कुछ सोचने लगता है, लेकिन लीडर उसे लड़ाई पर फोकस करने को कहता है। हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या देखकर गालियां देने लगते हैं। लीडर मॉन्स्टर्स काटता रहता है, लेकिन जानता है कि और मॉन्स्टर्स घेर लेंगे। मॉन्स्टर्स लगातार एयरपोर्ट में आते रहते हैं और हंटर्स को कुछ करना ही होगा। तभी उनका ध्यान किसी और पर जाता है और पीछे मुड़कर वे एक जायंट स्केल्टन देखते हैं। ए+ रैंक मॉन्स्टर देखकर हंटर्स डर से कांप जाते हैं और अपनी मौत तय मान लेते हैं। स्केल्टन अपनी जायंट स्टिक उठाता है, फाइटर शील्ड लेकर सामने आता है, लेकिन स्केल्टन के वार से शील्ड नहीं बचा पाता और उड़कर कार से टकराता है। जायंट स्केल्टन घायल हंटर के पास बढ़ता है। लीडर चिल्लाकर उसे उठने को कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी स्केल्टन का सिर टुकड़ों में टूट जाता है जब हमारा नायक कूदते हुए मॉन्स्टर को पार कर क्राउड में उतरता है। सारे हंटर्स शॉक रह जाते हैं। वे उसके कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि वह फेमस एडवांस्ड प्लेयर किम हायन डब्ल्यू है। हमारे नायक को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे खुद को प्रूव करने के लिए गिम्पो एयरपोर्ट क्रीज के डीप में मौजूद की हासिल करनी होगी और टाइम रिमेनिंग है 22 मिनट्स 32 सेकंड्स। अब उसे एयरपोर्ट के अंदर डीप तक जाना होगा। आसपास खड़े लोग शॉक में होते हैं यह देखकर कि वह स्केल्टन को एक ही वार में गिरा देता है। वह उन्हें पीछे मौजूद मॉन्स्टर्स के बारे में वॉर्न करता है और मॉन्स्टर्स ज्यादा होने की वजह से थोड़ी मदद करने का फैसला करता है। रीइंफोर्समेंट आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा नायक स्केल्टन के जायंट हैमर को आसानी से उठाकर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है और उन्हें कुचल देता है। आसपास के लोग उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि एडवांस्ड प्लेयर के साथ होने से वे रीइंफोर्समेंट आने तक टिक सकते हैं। लेकिन शॉकिंगली हमारा नायक दौड़ते हुए आगे निकल जाता है क्योंकि वह जल्दी में है। लोग देखते रह जाते हैं कि उनकी उम्मीद भाग रही है, लेकिन मजबूरी में वे पूरी ताकत लगाकर टिके रहने का फैसला करते हैं। कोई हेल्पलेस होकर हु डब्ल्यू के इस एक्ट पर सवाल करता है। मॉन्स्टर्स की कोई सीमा नहीं है और सब थक चुके हैं। इतनी देर से वे जितना संभाल सकते थे उससे ज्यादा मॉन्स्टर्स से लड़ चुके हैं। अंदर फंसे लोगों को खोने का डर उन्हें और लड़ने पर मजबूर करता है। तभी सोल गिल्ड से किम एक्सायुएन अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ पहुंचता है और मॉन्स्टर्स काटना शुरू करता है।
कुछ ही सेकंड बाद ली सियोन ओरंग गिल्ड के साथ आती है और फिर गोगुरेओ गिल्ड से सियोन अपने अलाइज के साथ पहुंचता है, जिससे उम्मीद लौट आती है। सियोन हीरो के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि वह पहले ही क्रीज के कोर में जा चुका है। सेओक्वेन के कमांड पर फाइट तेज हो जाती है। मॉन्स्टर्स उड़कर हमला करते हैं, लेकिन पावरफुल वॉरियर्स के सामने बेकार साबित होते हैं। शिह्यून शानदार तरीके से मॉन्स्टर्स खत्म करता है, जबकि एसियो यान अपनी लाइटनिंग पावर से उनकी संख्या कम करती है। सब मिलकर डेविल्स को खत्म करने में लगे रहते हैं। वहीं हमारा नायक रास्ते के मॉन्स्टर्स को मारते हुए आखिरकार करवास कोर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है। वहां एक गहरी केव हुई है, जिसमें वह पहले उतरने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह होती है कि मॉन्स्टर्स के जमीन तक आने का रास्ता भी वहीं से है। हीरो नीचे जाने का तरीका सोच रहा होता है, तभी पास में फंसी एक कार देखता है और उसके डोर को शील्ड और वेपन की तरह इस्तेमाल करके केव में कूद जाता है। वह नीचे उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को नष्ट करता है और आखिरकार करवास के बॉटम तक पहुंचता है। वह मरे हुए मॉन्स्टर्स के ढेर पर उतरता है और तभी शैडोज से एक बल्कि जायंट रेड मॉन्स्टर निकलता है, जिसके पास एक की होती है। हू समझ जाता है कि वही की उसे चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ उस पर चार्ज करता है, लेकिन हिट हो जाता है। शॉक में वह समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, तभी उसे एक और जबरदस्त वार लगता है। नायक किसी तरह उससे बच निकलता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर फिर से आगे बढ़ता है और अपनी भाषा में ह्यून को गालियां देता है। वह नायक के दोनों पंचेस रोक लेता है और उल्टा उसे पीछे फेंक देता है। साफ हो जाता है कि यह मॉन्स्टर नायक की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और पहले वाले मॉन्स्टर्स से बिल्कुल अलग है। इससे नायक को अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करना पड़ता है, जिसे उसने बहुत समय से नहीं अपनाया था और जिसे वह दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हू को ट्यूटोरियल टावर में फंसे होने की याद आती है, जहां वह बेबस पड़ा रहता था और उस एनलाइटनमेंट के बारे में सोचता था जिससे बाहर निकला जा सके। वह हताश होकर मॉन्स्टर्स की तरफ भागा और पूरी ताकत से लड़ा। यहीं से उसकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू हुई। यह वही चीज है जो टीवी, मूवीज और नॉवेल्स में दिखाई जाती है, लेकिन नायक के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी सोच यह थी कि अगर वह मास्टर बन गया और एनलाइटनमेंट हासिल कर ली तो वह सबसे महान बन जाएगा। शुरुआत में उसने जो भी भद्दी टेक्निक्स जानता था वही अपनाई, जो सब बेकार थीं। फिर एक दिन उसने एक बेकार टेक्निक इस्तेमाल की और टावर में सैकड़ों बार फंसे रहने और क्लियर करने से जमा हुए स्टैट्स ने उसे असली ताकत में बदल दिया। वही डार्क पास्ट जिसे वह फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह अपनी इंस्टेंट किलिंग पंच टेक्निक इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से उस जायंट रेड मॉन्स्टर को जमीन पर दे मारता है। हू खुश होता है कि आसपास कोई नहीं है, क्योंकि उसे टेक्निक्स के नाम चिल्लाने की अपनी आदत पर शर्म आती है। सिस्टम उसकी सफलता कंफर्म करता है कि उसने क्रिम्सन डीमन आर्चर को पकड़ लिया है और उसके स्टेटस विंडो में बदलाव हो चुके हैं। उसे सिस्टम का गार्डियन बनने का ऑफिशियल इनविटेशन भी मिलता है और उसे इसे एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय दिया जाता है। तभी वह अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन देखता है, जो असल में उसकी लड़ाई को स्ट्रीम कर रहा था। एरीज गिल्ड के मेंबर्स उसकी फाइट देखते हैं और ब्रांच मैनेजर चिल्लाता है कि नायक बिल्कुल भी रैंक जैसा नहीं लगता। फाइट देखने के बाद भी साफ है कि वह वैसा नहीं दिखता। मैनेजर कहता है कि वह बिना मैजिक वाला बेकार इंसान है, जो हमेशा अपना बेवकूफ ट्रैक सूट पहनता है। वह मैनेजर वायु से कहता है कि जो भी डेटा इकट्ठा करने को कहा था वह तैयार होते ही रिलीज करे। अगले दिन कोरियन हंटर एसोसिएशन ब्रांच में क्रीज में लड़ने वाले हंटर्स के लिए अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है। नायक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, जबकि लोग उसके खराब एटीट्यूड पर ताने मार रहे होते हैं। होस्ट हंटर किम हू को अवार्ड देता है और उसके ट्रैक सूट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने उसे कपड़े दिलाने का सुझाव दिया था, जिस पर नायक शांति से कहता है कि इसकी चिंता न करें। सब उसके ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाते हैं और होस्ट गुस्से से भर जाता है। कुछ ही सेकंड में ह्यून बिना हिचकिचाए अपने गिफ्ट्स लेकर निकल जाता है, जिससे वे और ज्यादा भड़क जाते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के बाहरी इलाके में टायरेंट गिल्ड के सुप्रीम रूलर का कैसल है। एक रहस्यमयी लड़की जिसकी पीठ पर स्कल टैटू है की फाइट देख रही होती है। जब वह पोज करते देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह अपने असिस्टेंट से उसका नाम पूछती है। असिस्टेंट उसका नाम बताता है और लड़की तुरंत उसके पास की हर जानकारी जांचने का आदेश देती है। बाद में एक आदमी उस रहस्यमयी लड़की को व्योन गिल्ड के सब्जुगेशन की खबर देता है कि उन्होंने साउथ के सभी मेजर डंजन्स पर कब्जा कर लिया है। वह आगे बताता है कि उनका एक एग्जीक्यूटिव किडनैप हो गया है और शक एरीज गिल्ड पर है,
क्योंकि पहले भी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लड़की को यह पसंद नहीं आता कि उसके एग्जीक्यूटिव्स को एरीज जैसे मामूली लोग हरा दें और वह कहती है कि अगर वे खुद यहाँ वापस नहीं आए तो उनके लिए कोई जगह नहीं हो। वह टेकओवर की स्पीड बढ़ाने को कहती है क्योंकि उसे यह बात चुभ रही है कि वे एक साधारण डंजन पर कब्जा करने में भी जूझ रहे हैं। बाद में ह्यून डब्ल्यू के दोस्त उसे बताते हैं कि वह फेमस हो गया है। वह न्यूज की हेडलाइंस देखता है जो बहुत खराब होती हैं और कहता है कि रिपोर्टर्स 12 साल बाद भी नहीं बदले, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि अवार्ड लेने के बाद उसके चलने के तरीके और उसके बेवकूफ ट्रैकसूट की वजह से रिपोर्टर्स ऐसा करेंगे ही। थोड़ी देर बाद नायक बताता है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है और वहां से निकल जाता है। एसियो यान उसकी चिंता करती है क्योंकि उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। वे एरीज और मीडिया के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं, जबकि टावर से बाहर आए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि नायक की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह बहुत मजबूत है। इसी बीच नायक पहले सिस्टम से मिला इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुका होता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी असिस्टेंट ईव उसका स्वागत करती है और उसके सामने बैठ जाती है। ह्यून डब्ल्यू उससे पूछता है कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी बड़ी है, जिस पर वह बताती है कि लोएस्ट टियर से लो टियर हो गई है। नायक गुस्से से भर जाता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन वह सिर्फ वही जानकारी दे रही होती है जो उसे सिखाई गई है। ग्रे हेयर्ड लड़की उसे शांत करती है और बताती है कि अब जब वह ऑफिशियल गार्डियन बन चुका है तो टास्क्स पूरा करके वह जो चाहे हासिल कर सकता है। असल में उसे क्लाइंबर्स को टावर चढ़ने से रोकने के लिए अपॉइंट किया गया है। नायक इस टावर को ट्यूटोरियल टावर समझ बैठता है, लेकिन वह समझाती है कि यह अलग है, जिसमें अर्थ सहित कुल 12 फ्लोर्स हैं। उसे 12 में से 9th फ्लोर यानी अर्थ की रक्षा करनी है। नायक अपनी जिंदगी पर सवाल उठाता है और रोने लगता है क्योंकि वह लगातार काम करते करते थक चुका है। ईव उसे कहती है कि उसे अपनी जगह की रक्षा करनी होगी वरना वह नष्ट हो जाएगी, जिस पर वह आउटकम्स थोपने के लिए उस पर चिल्ला देता है। ईव सिर हिलाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। फिर अंत में कहती है कि उसने उसे चुप रहने के लिए कभी नहीं कहा।